हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आपका थर्ड पेपर आता है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट इकोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसके 6 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 6 पार्ट्स के अंदर हमने डिस्कस किए इकोलॉजी के जो बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे इसके कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट के बारे में, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, ट्रॉफिक लेवल के बारे में। इसके बाद हमने डिस्कस किया एनर्जी फ्लो के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का पार्ट 7, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से नोट्स भी बना सकते हैं और कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको इस सेमेस्टर से रिलेटेड इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग बायो बुक टैग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बायो बुक टैग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स मिल जाता है और बीएससी एमएससी के रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं वहीं पर आपको सेंड करता हूँ। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जाम पेपर में आपसे किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में 7.5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल देकर आप समझाइए। तो उस केस में आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि आप एग्जाम पेपर में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। इस वीडियो के अंदर आपको दोनों ही मिलने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इस वीडियो के जरिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जरूरी होता है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपका एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसमें थोड़ी कंडीशन लगाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, एज स्ट्रक्चर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इससे इसका आंसर देने के लिए, सही आंसर देने के लिए जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हर्बीवोर इन ए पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर बायोमास का पिरामिड है तो उस कंडीशन में जो हर्बीवोर है उसकी पोजीशन क्या होगी। आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इन ए पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का पिरामिड है तो उसमें प्रोड्यूसर्स की जो पोजीशन है वो क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन होगी या सेकंड पोजीशन होगी, राइट। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप उसका सही आंसर देंगे, राइट, जो कि इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, क्योंकि इससे रिलेटेड, इसके जो डिस्कवरी से रिलेटेड एग्जाम पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1927 में चार्ल्स एल्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, इसलिए इसको हम एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। पिरामिड तो आप लोग जानते होंगे, आई थिंक आपने व्लॉग वगैरह देखा होगा, इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड है उसकी शेप आपने देखी होगी। जस्ट उसी शेप को यहाँ पर भी कंसीडर किया गया है, यहाँ पर भी हम उसी के जरिए अच्छे से समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट, अगर सिंपली मुझे इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिफाइन करना है तो मैं इसे कहूँगा ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या देखते हैं, तो इकोसिस्टम में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं या फिर जो डीकम्पोजर्स हैं, उनका नंबर, उनका बायोमास, उनका एनर्जी, उनके बीच जो रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, उसी को हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेसिकली इकोसिस्टम में मौजूद जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, एल्गी हो, फंजाई, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके बीच जो रिलेशनशिप है उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। जैसे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का फ्लो है उसको भी हम आसानी से इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर देख सकते हैं। तो काफ़ी इजी है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, नोट डाउन करेंगे, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन एनी इकोसिस्टम। दोस्तों, इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल या ऑर्डर्स हैं उन पर जो मौजूद कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके बायोमास, उनके नंबर्स, उनका एनर्जी कंटेंट,
उन सभी के बीच जो रिलेशनशिप होता है, अगर आप उसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो वही है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो नोट डाउन करेंगे, देयर इज सम शॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर इन एनी इकोसिस्टम। दीज रिलेशनशिप व्हेन यू रिप्रेजेंट इन डायग्रामेटिक वे आर रिफर टू एज ए इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अगर आप इसको और भी बेस्ट वे में डिफाइन करना चाहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स को, तो आप लोग इसके बारे में ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर मौजूद जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उनके बीच जो रिलेशनशिप है, जो इंटरेक्शन है, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। इट शो द फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है उनमें जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म द बेस एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल द टेयर्स विच मेक अप द अपेक्स। स्टूडेंट, यदि आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स को ध्यान से देखें तो उसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की जो पोजीशन है वो पिरामिड के बेस पर होती है, राइट। पिरामिड के बेस पर इसलिए होती है क्योंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब ज़्यादा एनर्जी होने के कारण, ज़्यादा बायोमास होने के कारण, ज़्यादा नंबर होने के कारण जनरली जो पिरामिड के बेस पर हम प्रोड्यूसर्स को रखते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होंगे? हर्बीवोर होंगे, जो कि उस प्लांट को खाते हैं। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, संख्या भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वो कम होती चली जाती है, बायोमास भी कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे एनर्जी भी कम होती चली जाती है। 10% लो आपने एनर्जी पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा, जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हैं जस्ट एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज करती चली जाती है। तो इसीलिए जनरली जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट कंडीशन में बनता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, राइट। अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अगर आप पिरामिड ऑफ नंबर चेक करें, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमें पता है कि ग्रासेस की संख्या कितनी ज़्यादा होती है, प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पिरामिड में उसे प्रोड्यूसर्स में सबसे उसके बेस पर रखेंगे। उसके बाद हम लोग को पता है कि ग्रासेस को खाते हैं, जैसे ग्रास होपर है, तो सेकेंड नंबर पर हम क्या करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में उसको रखेंगे। फिर उसके बाद ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है, उसकी संख्या ग्रास होपर से भी कम होती है, तो उसको हम उससे ऊपर रखेंगे। फ्रॉग से भी कम संख्या होती है स्नेक की, जो कि फ्रॉग को खाता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहेंगे जो संख्या है इंडिविजुअल्स की वो कम होती चली जाती है, राइट। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइट कंडीशन में बनता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चले गए डेजर्ट में, अब चारों तरफ सूखा है, अब यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की संख्या बिल्कुल कम है, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत थोड़ी बहुत आपको जीरोफिटिक प्लांट दिखाई देंगे, बाकी वहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान में आप ध्यान से देखेंगे दूर दूर तक कोई प्लांट आपको दिखाई नहीं देता है, राइट। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड बनेगा। वो जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, 2 डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो इधर वाला है वो है अपराइट कंडीशन में, जो दूसरी तरफ है वो है इन्वर्टेड कंडीशन में। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तब आप बता सकेंगे। किसी भी इकोसिस्टम का आपको एग्जांपल दिया जाए, चाहे वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो या डेजर्ट का इकोसिस्टम हो, उस कंडीशन में आप लोग क्लियरली ये बता सकते हैं कि अब आपके सामने कोई कंडीशन रखी गई, अब आपसे पूछा जाएगा कि अब यहाँ पर जो पिरामिड होगा, नंबर ऑफ होगा, चाहे बायोमास या एनर्जी का होगा, जो भी होगा, जो भी एग्जाम्पल के रूप में आप में दिया जाए, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अपराइट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। तो आप लोग वहाँ पर माइंड यूज करके क्लियरली आंसर बता सकते हैं कि वहाँ पर जो पिरामिड होगा वो अपराइट कंडीशन में होगा या इन्वर्टेड होगा। अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं सिंपली, जैसे एक प्लांट है, अब उस प्लांट पर काफ़ी सारी चिड़ियाँ हैं, अब उस चिड़िया में काफ़ी सारे पैरासाइट हैं। तो अगर आप एक प्लांट का इकोसिस्टम ध्यान से देखें तो उसमें जो पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा? अगर आप नंबर चेक करेंगे तो नंबर के विजन से वो जो है इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की संख्या कितनी है? 1, क्योंकि एक ही प्लांट है। अब उस पर जो निवास करने वाले बहुत सारे पक्षी हैं उनकी संख्या उस प्लांट से ज़्यादा है, क्योंकि पौधा तो एक ही है, जैसे आम का एक पेड़ है तो एक ही है, लेकिन उस पर काफ़ी सारे घोंसले में बैठे हुए पक्षी हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसके अंदर उन पक्षियों में पैरासाइटिक, एक पक्षी के अंदर कई सारे पैरासाइट हैं, अब उसमें काफ़ी सारे पक्षी हैं तो पैरासाइट की संख्या ज़्यादा हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड होगा, राइट। तो ये है पिरामिड ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म द बेस एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल द टायर्स विच मेक अप द अपेक्स। जैसे जैसे आप लोग टिप पर जाएंगे जो साइज होगा वो डिक्रीज करेगा, नंबर होगा वो डिक्रीज करेगा, बायोमास होगा वो भी डिक्रीज करेगा, एनर्जी होगा वो भी डिक्रीज करेगा, लेकिन जनरली, राइट, कुछ एक्सेप्शन केस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
इकोलॉजिकल पिरामिड्स में भी 3 जनरल टाइप्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के 3 जनरल टाइप्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। और इन तीनों को एग्जाम्पल सहित हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। हेडिंग डाल लीजिए पिरामिड ऑफ नंबर। इट इज़ द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन के अंदर जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनके बीच ये एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होता है। इन सच ए पिरामिड द मोर अबंडेंट स्पीसीज फॉर्म द बेस ऑफ पिरामिड। अब इसमें क्या होता है, जिस स्पीसीज की संख्या ज़्यादा होगी वो पिरामिड का बेस बनाएगा, राइट। जो बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। एंड लेस अबंडेंट स्पीसीज रिमेन द नियर द टॉप। और जो स्पीसीज बहुत कम होगी, जिसकी संख्या बहुत कम होगी, वो टॉप पर होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा होती है तो वो पिरामिड का बेस बनाएगा। इसके बाद जो टॉप कार्निवोर्स एनिमल होते हैं जैसे शेर है, बाघ है या ईगल है, उनकी संख्या बहुत कम है तो इसलिए वो टॉप पर आएंगे पिरामिड में, राइट। The pyramid of number indicate that the producers form the base of pyramid. पिरामिड के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेस बनाते हैं। These are ingested by completely smaller number of primary consumers और herbivores. इनको कौन खाता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो herbivores होते हैं, राइट। एंड these are eaten by a smaller number of primary carnivores और secondary consumers. अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, राइट। In turn are ingested by a still small number of tertiary consumers or secondary carnivores. अब secondary consumers को कौन खाता है, tertiary consumers. The pyramid of number explain the presence of very few large predatory animals in a food chain because a large number of animals needed to feed them. This is why we have few tigers in our country. The pyramid of number can be best understood by taking the lake or grassland एज एन एग्जाम्पल। अगर आप ग्रासलैंड और लेक का एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझ पाएंगे, जिसको मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पिरामिड का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा ही चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले इंडिविजुअल्स को देखा जाता है कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको हम पिरामिड के बेस पर रखेंगे, जिसकी संख्या कम होगी उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, टॉप पर रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा है, राइट। अब प्रोड्यूसर्स की जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको हमें पिरामिड के बेस पर रखना है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स को खाने वाले जो हर्बीवोर्स हैं उनकी संख्या है तो हम क्या करेंगे, उसको उससे ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद उसको खाने वाला जो प्राइमरी कार्निवोर्स है उसको रखेंगे। फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स उसको खाता है तो उसको रखेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे आप लोग देखेंगे जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। सो स्टूडेंट आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको पिरामिड ऑफ नंबर के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो। आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन ए लेक इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम द बेस ऑफ पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय फाइटोप्लैंक्टन। रीजन क्या है, रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या तालाब या झील में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पिरामिड ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे आप पॉन्ड इकोसिस्टम ले, लेक इकोसिस्टम ले या फिर आप लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले, कोई भी इकोसिस्टम हो, जिस ऑर्गेनिज्म की संख्या सबसे ज़्यादा है उसे आप लोगों को पिरामिड के बेस पर अरेंज करना है, राइट। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे जो ऑर्गेनिज्म की संख्या है वो कम होती जाएगी। अब जैसे जू प्लैंक्टन है, इनकी संख्या फाइटोप्लैंक्टन से कम है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखाएंगे। तो आप इसको अरेंज करेंगे ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। प्रोड्यूसर सबसे नीचे, हर्बीवोर्स उससे ऊपर, उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स, अगर टर्सरी कार्निवोर्स भी मौजूद है तो वो सबसे टॉप पर अपेक्स पर आ जाएगा, राइट। तो ये कहता है कॉन्सेप्ट पिरामिड ऑफ नंबर का। हमने फाइटोप्लैंक्टन को नीचे क्यों रखा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या तालाब के अंदर सबसे ज्यादा है। इसलिए हमने क्या किया, फाइटोप्लैंक्टन को पिरामिड के बेस पर रखा। इसीलिए लिखा है द बेस ऑफ पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय द फाइटोप्लैंक्टन्स। दीज आर प्रोड्यूसर्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, तालाब या झील के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं। क्यों है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, सनलाइट से एनर्जी को लेकर के फोटोसिंथेसिस करते हैं और तालाब में पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। These are the numerous than all the other organism together in lake pond ecosystem. पॉन्ड या लेक इकोसिस्टम के अंदर अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको पिरामिड के बेस पर अरेंज किया है। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन। ये जो जू प्लैंक्टन है ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो संख्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। इनकी जो संख्या होती है फाइटोप्लैंक्टन्स की जू प्लैंक्टन से ज़्यादा है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं अल्टीमेटली कि जू प्लैंक्टन्स की संख्या फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या से कम है। इसके बाद आप लोग आगे नोट डाउन करेंगे विच आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। जू प्लैंक्टन्स क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स।
and are less abundant. The third trophic level is occupied by the still smaller number of carnivores. कौन सी है? स्मॉल फिशेज होती हैं, जो कि कार्निवोर्स की संख्या जो प्लैंकटन से कम होती है। इसके बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो लार्ज जो फिशेज हैं उनकी संख्या स्मॉल फिशेज से भी कम होगी। मीडियम साइज फिशेज एंड द अपेक्स ऑफ लार्ज साइज कार्निवोर्स, सबसे ऊपर की तरफ लार्ज साइज के कार्निवोर्स मिलेंगे आपको जो कि लार्ज फिशेज हैं। लार्ज फिशेज विच आर ओनली ए फ्यू इन नंबर, बहुत कम नंबर में होती हैं। जैसे सिमिलरली टाइगर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, अगर आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल लें तो टाइगर की संख्या भी बहुत कम होती है, इसीलिए हम उसको अपेक्स पर रखते हैं। ऑक्यूपाई द अपेक्स ऑफ द पिरामिड एंड द प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ऑक्यूपाई करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बिल्कुल बेस पे। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है। In the pyramid of number, there is a gradual loss in the number of organism and an increase in a size of their body. वही चीज़ बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से बताई गई है। जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे पिरामिड में, आप लोग एक चीज़ नोट डाउन करते रहेंगे, नंबर तो धीरे धीरे कम हो रहा है ऑर्गेनिज्म का। जैसे यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो प्लैंक्टन्स की संख्या उनसे कम है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑर्गेनिज्म की जो नंबर होती है वो कम होती चली जाती है। लेकिन एक फैक्टर इंक्रीज होता है जिसे हम बोलते हैं साइज। चाहे आप लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम में चले जाओ, चाहे आप लोग पॉन्ड इकोसिस्टम में चले जाओ, जो साइज होता है ऑर्गेनिज्म का वो बढ़ता चला जाता है। जैसे लार्ज फिशेस का साइज है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर। सो स्टूडेंट, फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, हमने जो एग्जांपल लिया था पॉन्ड इकोसिस्टम का, इसके अकॉर्डिंग हमें जो पिरामिड मिला वो अपराइट कंडीशन में मिला। ठीक है, ये जो है अपराइट कंडीशन में मिला हमें। अब हम एक और इकोसिस्टम का एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर हर इकोसिस्टम में लागू करते हैं तो क्या पिरामिड अपराइट ही बनेगा या इन्वर्टेड भी बनेगा। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझ ले तो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल पैरासिटिक फूड चेन का। मान लीजिए एक वृक्ष है, एक पेड़ है, ठीक है। अब उस पेड़, एक सिंगल पेड़ पर काफ़ी सारे घोंसले हैं जिसमें काफ़ी सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। वो जो चिड़िया है उस पेड़ पर जो फ्रूट है उसी पर वो डिपेंड है। यानी हम अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हैं कि एक पेड़ यानी एक प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब उस पर काफ़ी सारे पक्षी बैठे हुए हैं जो कि उन पेड़ के फलों को खाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या है वो उस पेड़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गई, क्योंकि पेड़ सिर्फ एक ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पक्षी उससे ज़्यादा है। अब उस पक्षी पर काफ़ी सारे पैरासिटिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइस हो सकते हैं, बग हो सकते हैं। अब उनकी संख्या, एक पक्षी पर कई सारे पैरासिटिक हैं तो काफ़ी सारे पक्षी हैं, उन पर और भी ज़्यादा होंगे। तो अगर आप इस तरह के पैरासिटिक फूड चेन के इकोसिस्टम को नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो आप लोग देखेंगे जो पिरामिड है वो बनेगा इन्वर्टेड, राइट। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। ये है एक ट्री, एक सिंगल आम का पेड़ आप लोग समझ लीजिए, एक मैंगो ट्री है। अब इसमें काफ़ी सारे बर्ड्स हैं जो कि हर्बीवोर है, सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स, उसके बाद हर्बीवोर, उसके बाद पैरासाइट्स आते हैं जैसे कि लाइस, बग्स। अब उसके बाद भी बैक्टीरिया एंड फंजाई आ जाते हैं, हाइपर पैरासाइट। तो एक चीज़ नोट डाउन कर रहे हैं यहाँ पर, पैरासिटिक इन्वर्टेड क्यों बन रहा है, क्योंकि हम नंबर के अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। अब क्योंकि पेड़ की संख्या एक है, बर्ड की संख्या उससे ज़्यादा है, लाइस और बग्स यानी कि पैरासाइट्स की जो संख्या उससे भी ज़्यादा है, और जो हाइपर पैरासाइट्स है उनकी संख्या उससे भी ज़्यादा है। तो अगर आप पैरासिटिक फूड चेन लेंगे तो आप लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड बनेगा। और इसी चीज़ से एक स्टेटमेंट क्लियर होता है जो कि आपके एमसीक्यूज में काम आएगा, उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर में बी अपराइट और इन्वर्टेड। ध्यान रखना इस चीज़ का, पिरामिड ऑफ नंबर में जो शेप रहता है वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के रूप में अच्छे से समझा। अभी हमने नंबर के रेस्पेक्ट में इसको अरेंज किया ऑर्गेनिज्म को। अब हम बायोमास के अकॉर्डिंग भी अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी के अकॉर्डिंग भी हम पिरामिड में ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे, अलग अलग इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लेकर के। तो आई थिंक अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा बहुत डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप लोग नोट डाउन करें। In a parasitic food chain, the pyramid of number is reversed as parasitic are more numerous than their host. Host के comparison में उनकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे for example, a single tree support a large number of fruit-eating herbivore bird, which are turn support is still a larger number of parasitic like bugs or lice, right? So student, इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन करें। स्टूडेंट, पिरामिड ऑफ नंबर को समझने के बाद फाइनली आप लोग हेडिंग डालीजिए पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज बायोमास? बायोमास क्या होता है?
The biomass is the living weight of the organism of the food chain present at any time of an ecosystem. Biomass basically total quantity of weight of organism in an given area or volume होता है, right? The pyramid of biomass indicate the decrease or the gradual reduction in biomass at each trophic level from the base to apex. ये जो pyramid of biomass है, ये किस बात को डिनोट करता है, ये किस बात को इंडिकेट करता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोड्यूसर से लेकर जैसे जैसे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर पर जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जो बायोमास होता है ऑर्गेनिज्म का वो भी डिक्रीज करता है। जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे नंबर के साथ साथ जनरली बायोमास भी डिक्रीज करता है। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो उसी चीज़ को उसी डिक्रीजमेंट को, उसी ग्रेजुअल रिडक्शन को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है The pyramid of biomass indicate the decrease or the gradual reduction in biomass at each trophic level, लगभग सभी ट्रॉफिक लेवल पर, बेस से लेकर अपेक्स पर। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें जो वेजिटेशन यानी प्रोड्यूसर्स का बायोमास कितना है, 1000 किलोग्राम, राइट। अब जैसे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे तो हर्बीवोर आते हैं। हर्बीवोर इन वेजिटेशन को खाते हैं, इन प्लांट को या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, तो उनका बायोमास कितना हो गया, 100 kg। यानी जैसे जैसे आप लोग ऊपर जा रहे हैं फिर 10 kg, फिर 1 kg, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे तो उनके अंदर बायोमास कितना पहुंचेगा, 1 kg। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बायोमास है वो डिक्रीज कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर 1000 kg था प्रोड्यूसर्स का बायोमास, अब उन प्रोड्यूसर्स को खाने के बाद जो हर्बीवोर है उनका बायोमास कितना हुआ, 100 kg, यानी सिर्फ 10% बायोमास ही पहुंचा। अब इसके बाद हर्बीवोर जैसे मान लेते हैं कोई रैबिट है, खरगोश है, ठीक है, अब उसका जो बायोमास है वो 100 kg है। अब उन हर्बीवोर को कंज्यूम करने के बाद जो प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं उनका बायोमास कितना होगा, 10 kg, यानी सिर्फ 10% ही बायोमास जैसे जैसे आप लोग ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते रहेंगे वो पहुंचता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ग्रेजुअली जो बायोमास है वो डिक्रीज करता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। द बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग इसको पिरामिड में सबसे नीचे की तरफ रखते हैं। और इसीलिए जो पिरामिड होता है बायोमास का जनरली अपराइट बनता है। यानी पिरामिड ऑफ बायोमास का जो शेप होगा वो कैसा होगा, अपराइट होगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस भी है। अगर आप पॉन्ड इकोसिस्टम की तरफ जाएंगे तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आप लोग क्या देखते हैं, इसमें जो है बेसिकली जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं अगर आप उनका बायोमास देखें तो वो बहुत कम होता है, स्मॉल बायोमास होता है। जू प्लैंक्टन का उससे ज़्यादा होता है, स्मॉल फिशेस का बायोमास उससे ज़्यादा होता है, लार्ज फिशेस का बायोमास सबसे ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप पिरामिड ऑफ बायोमास में अगर एग्जाम्पल लेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम का, तो बेसिकली इस कंडीशन में जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड होगा, अपराइट नहीं होगा। सो स्टूडेंट, अब आप लोग नोट डाउन करेंगे, द प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई द बेसिक लेवल इन द फूड चेन। द टोटल बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स इज मच मोर देन द टोटल बायोमास ऑफ द हर्बीवोर। अगर आप देखें प्रोड्यूसर्स का बायोमास वो हर्बीवोर की कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे आप लोग ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे लाइक वाइज द टोटल बायोमास ऑफ प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि होते हैं, विल बी लेस देन हर्बीवोर्स। अब जो प्राइमरी कार्निवोर्स होगा उनका बायोमास हर्बीवोर्स की कंपैरिजन में कम होगा, राइट। तो जैसे जैसे आप लोग ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते रहेंगे जो बायोमास होता है वो डिक्रीज करता रहता है। लेकिन मैंने एक्सेप्शन केस बताया पॉन्ड इकोसिस्टम का, जहां पर इंक्रीज करता है। तो उस केस में क्या होगा, पिरामिड जो होगा वो इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो आपको कंडीशन अगर बताई जाए, इकोसिस्टम अगर अलग दे दिया जाए या कोई एक्सेप्शन केस दिया जाए, जनरली एग्जाम पेपर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर में एक्सेप्शन केस ही डील किया जाता है, एक्सेप्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो उस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है समझना। आपको कोई भी कंडीशन दी जा सकती है, किसी भी तरह का इकोसिस्टम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि अब यहाँ पर इस कंडीशन में इन्वर्टेड होगा पिरामिड या अपराइट होगा। As a matter of fact, only about 10% of total biomass is transferred from one trophic level to the next one in a food chain. For example, 1000 kg of vegetation produce 100 kg of biomass of herbivore। जैसा कि मैंने आपको बताया 1000 kg का जो बायोमास है प्रोड्यूसर्स का वो प्रोड्यूस करता है 100 kg ऑफ हर्बीवोर की संख्या, राइट। यानी 10% ही उसका बायोमास हर्बीवोर्स के अंदर पहुंच पाया। The 100 kg of biomass produce 10 kg of first order of carnivores। अब 100 kg बायोमास हर्बीवोर्स का है, अब इनको कौन खाता है,
प्राइमरी कार्निवोर्स। तो प्राइमरी कार्निवोर्स का जो बायोमास पहुंचा कितना 10 केजी, यानी सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो रहा है हर ट्रॉफिक लेवल में। आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड 10 केजी ऑफ प्राइमरी कार्निवोर्स प्रोड्यूस 1 केजी ऑफ सेकेंडरी कार्निवोर्स, राइट। Thus a vegetation diet can support a larger population than the non-vegetarian diet। जो वेजिटेरियन डाइट होती है वो लार्जर पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। सो स्टूडेंट, फाइनली आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पिरामिड ऑफ एनर्जी। हमने पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर के कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, इसको आप लोग एग्जाम पेपर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया कि हर ट्रॉफिक लेवल पर कैसे बायोमास जो होता है वो 10% डिक्रीज होता है, राइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या समझने वाले हैं? बेसिकली अभी तक हमने जो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास देखा, इसमें हमने एक चीज़ नोट डाउन किया कि इनके जो शेप होते हैं पिरामिड के, वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। लेकिन अगर आप पिरामिड ऑफ एनर्जी लेते हैं तो इस केस में जो पिरामिड रहेगा वो हमेशा उसका शेप अपराइट ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, राइट। नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट, इट इंडिकेट द टोटल एनर्जी एट इच ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो उसी चीज को इंडिकेट करता है। इट ऑल्सो एक्सिबिट दैट इच ट्रॉफिक लेवल लॉस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल टेक प्लेस बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एसिमुलेशन एंड ग्रोथ आर नॉट 100% एफिशिएंट, राइट। द प्लांट विच फॉर्म द बेस ऑफ द पिरामिड हैव मैक्सिमम केमिकल एनर्जी अवेलेबल। प्रोड्यूसर्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है स्टूडेंट। 10% लो के अंदर हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। जैसे जैसे हम लोग ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर उसके बाद 10% ट्रांसफ़र होती है हर्बीवोर्स के अंदर, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स के अंदर, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स के अंदर, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाने वाले टर्सरी कार्निवोर्स के अंदर। यानी एनर्जी जो होती है ट्रॉफिक लेवल के अंदर 10% ही ट्रांसफ़र होती है। तो जो 10% लो है उसी के अंदर ये सब समझाया गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 10% लो को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। द प्लांट विच फॉर्म द बेस ऑफ द पिरामिड हैव मैक्सिमम केमिकल एनर्जी। प्लांट जो कि बेस फॉर्म करता है पिरामिड का, एनर्जी के पिरामिड में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें बेस में कौन रहता है? प्रोड्यूसर्स रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम केमिकल एनर्जी रहती है, राइट। इट डिक्रीज एट इच ट्रॉफिक लेवल एंड ओनली 10% केमिकल एनर्जी इज रिटेन एट इच ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे आप लोग ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते रहेंगे एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती रहेगी। और 10% लो के अकॉर्डिंग अगर 10% 100% एक्यूरेट है तो आप लोग कह सकते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, राइट। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं और एग्जाम्पल वहाँ पर भी डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोग डायग्राम की तरफ यहाँ पर ध्यान से देखें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो डायग्राम है उसमें ध्यान से देखें तो सोलर एनर्जी से 1500 किलो कैलोरी एनर्जी आ रही है। अब जो ग्रासेस हैं उसमें से केवल 15 कैलोरी एनर्जी ही उसको टेक कर पा रहे हैं, राइट। अब इसके बाद ग्रासेस को खाने वाले जो हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर कितनी एनर्जी पहुंची? 1.5 किलो कैलोरी एनर्जी। अब कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं तो उनके अंदर कितनी एनर्जी पहुंची? 0.15 कैलोरी एनर्जी। तो हमने क्या देखा, जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो केवल 10% ही होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी वही समझाया गया है। 1500 calories of solar energy is required to produce about 15 calories of stored energy at producer level, right? Herbivores would gain 1.5 calorie of available produced energy and the carnivores feeding on the herbivore would gain only 0.15 calorie of energy. Thus only 10% of available energy is retained at each trophic level. This is Linderman 10% law, जो कि मैंने आपको समझाया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पिरामिड ऑफ बायोमास देखा, पिरामिड ऑफ एनर्जी देखा, पिरामिड ऑफ नंबर देखा। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं ये टॉपिक हमने आज की इस वीडियो के अंदर कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10% लॉ। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें अगर आपको पसंद आती हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।